नमस्कार, आज है 29 नवंबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभार। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का विस्तार से 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं हेडलाइंस। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय का रास्ता हुआ साफ। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस में दोनों के मर्जर पर बनी सहमति। मार्च 2024 तक पूरा होगा विलय। डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई का बड़ा बयान। 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहली खेप होगी लॉन्च के लिए 8 बैंकों को चुना गया। मंगलवार को भी बाजार ने दिखाया हाई वाला जोश। निफ्टी ने 18,678 का नया रिकॉर्ड बनाया तो इंट्राडे में सेंसेक्स 62,887 का नया रिकॉर्ड हाई छुआ। धर्मज क्रॉप कार्ड का आईपीओ दूसरे दिन 6 गुना भरा। प्राइस बैंड 216 से 237 रुपए। अदानी ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीती। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर। ब्रिटेन में 100 कंपनियों ने 4-डे वर्क वीक को किया लागू। भारत में भी हो रहा है विचार। इंडिया 360 पे करेंगे विश्लेषण। 4-डे वर्क वीक से कितना बदलेगा वर्क इकोसिस्टम। और ट्विटर को लेकर एप्पल पर हमलावर हुए इलॉन मस्क। एप्पल पर लगाए आरोप। ट्विटर को ऐप स्टोर से हटाना चाहता है एप्पल। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी, पूरा अपडेट। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम का विरोध करने पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन को कार समेत ही उठा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआरटीपी की चीफ शर्मिला रेड्डी केसीआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने शर्मिला की कार को क्रेन से खींच लिया। जिस समय पुलिस क्रेन कार को खींच कर ले जा रही थी तब शर्मिला रेड्डी कार के अंदर मौजूद थी। कार को खींचे जाने के दौरान शर्मिला उसके अंदर से ही केसीआर के खिलाफ नारे लगाती रही। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों के लिए सुझाए गए 2 नामों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके इन जजों को चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संतोष गोविंदराव चपलगांवकर और अधिवक्ता मिलिंद मनोहर साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया जाता है। सरकार की ओर से इन 2 नामों को ऐसे वक्त में मंजूरी दी गई है जब कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए नामों पर फैसले में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था। वहीं श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट आज खत्म हो गया। उसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच एफएसएल रोहिणी से तिहाड़ जेल ले जाया गया। इस दौरान एफएसएल के बाहर सड़क पर आवाजाही को रोक दिया गया। इस बीच दिल्ली की अदालत ने आफताब की नाको जांच कराने की अनुमति दे दी है। पूनावाला का नाको टेस्ट 1 दिसंबर को होगा। आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। आरोप है कि उसने शव के टुकड़ों को दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली के अपने घर में करीब 3 हफ्ते तक फ्रिज में रखा और फिर कई रातों तक उसे शहर के अलग अलग स्थानों पर फेंकता रहा। दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर वो एमसीडी चुनाव में जीते तो नई स्कीम शुरू होगी, आरडब्ल्यूए को फंड मिलेगा और ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी को जनता चलाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। आपको बताएं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से गुजरात के बेटे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर की गई ये टिप्पणी निंदनीय है और ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। पात्रा ने कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं है, ये हर एक गुजराती का अपमान है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने पर राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए।
महाकाल मंदिर में करीब 20 मिनट तक रुककर उन्होंने पूजा अर्चना की। सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला पहने राहुल ने दंडवत प्रणाम भी किया। राहुल गांधी शाम 4:30 बजे मंदिर कैंपस में आए। उनके साथ कमलनाथ भी थे, लेकिन वो नंदी हाल में ही रुके रहे। राहुल गर्भगृह में गए। उन्होंने शिवलिंग पर बेलपत्र, गुलाल और दूसरे पूजन सामग्री चढ़ाई, फिर दूध से अभिषेक किया। माला चढ़ाने के बाद उन्होंने नंदी की पूजा भी की। और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। कैसा हो अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस में काम करना पड़े और 3 दिन छुट्टी मिले। ज्यादातर लोग चाहेंगे कि उनकी कंपनी में यह व्यवस्था लागू हो। भले ही भारत में 4 डे वीक वाला फॉर्मूला अभी नहीं आया है, लेकिन यहां बहस काफी दिनों से चल रही है और ब्रिटेन में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। जी हां, ब्रिटेन में 100 कंपनियों ने 4 डे वर्क वीक को लागू कर दिया है। यानी इन कंपनीज में काम करने वाले लोग हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन रहेगी उनकी छुट्टी। यह नई व्यवस्था सैलरी में कोई कटौती किए बिना लागू की गई है। इन कंपनियों में कुल 2600 के करीब कर्मचारी हैं। ये जो 100 कंपनीज हैं, कंपनियों को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और देश में बड़ा बदलाव आएगा। जिन कंपनियों ने 4 डे वर्किंग को अपनाया है, उनमें 2 सबसे बड़ी फर्म एटम बैंक और ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी एविन भी है। इन प्रत्येक कंपनियों के 450 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें एविन के चीफ एग्जीक्यूटिव एडम रॉस ने इसे इतिहास के कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स में से एक बताया है। जहां इन कंपनी ने 4 डे वर्क वीक को लागू कर दिया है, वहीं ब्रिटेन में एक ट्रायल कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके तहत 80 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन कंपनीज में 4 डे वर्क वीक उसमें दिया जा रहा है और इस सर्वे में शामिल 88% कंपनियों ने बताया था कि उनके कारोबार के लिए 4 डे वर्क वीक काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं 95% कंपनियों ने कहा कि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में सुधार आया है। इसी तरह का एक प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में किया था। कंपनी ने अपने जापान ऑफिस में प्रयोग के तौर पर हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी देनी शुरू की थी। कंपनी ने कहा था कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कर्मचारियों को छुट्टी लेने में भी 25% की गिरावट आई। यही नहीं, इससे बिजली का इस्तेमाल 23% घटा और 92% कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें हफ्ते में 4 दिन काम करके बहुत मजा आया। इसके अलावा फ्रांस की कुछ कंपनियों ने भी इसे अपनाया था। न्यूजीलैंड की कंपनी परपेचुअल गार्डन ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का प्रयोग कर चुका है ये कंपनी। और इसके अलावा 4 डे वर्क वीक को लेकर भारत में भी चर्चा होती रहती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सरकार लेबर कोड्स के लिए नए नियम ला सकती है और इसमें हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी की योजना मंजूरी दी जा सकती है। जी बिजनेस ने इस स्टोरी को कवर भी किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। 12 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा। 10 घंटे की शिफ्ट वालों के लिए 5 दिन होंगे और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 6 दिन काम करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि हफ्ते में जो ओवरऑल जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। स्वाभाविक रूप से आइडिया यही है कि अगर आपको 4 दिन काम करना है, 3 दिन छुट्टी चाहिए, तो फिर आप जो बाकी के जो 2 दिन हैं उनका काम फिर इन बाकी 4 दिन में आप कीजिए, तो फिर छुट्टी बन जाएगी। तो इस तरह का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर कोई मुहर नहीं लगी है और इस पर अभी चर्चाओं का बाजार गर्म ही है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, ब्रिटेन में ये हो चुका है और बाकायदा 100 कंपनियां आगे आई हैं और जिन्होंने 4 डे वर्क कल्चर को अपनाया है। अब जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और भारत में खास तौर से सरकारी की तो मैं बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि काश हमारे ऑफिस में भी 4 डे वर्क कल्चर लागू हो जाए। लेकिन भारत में इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या कभी ऐसा निकट भविष्य में पॉसिबल है, इस पर बातचीत करने के लिए टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटिल हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपकी तो बात हुई होगी सर, कई ग्रुप्स में जो है ये लोग जो है शेयर भी कर रहे होंगे। किस तरह के रिएक्शंस आए जब बताया गया कि 100 कंपनियां तो ब्रिटेन में अब 4 डे वर्क कल्चर अपना चुकी हैं, तो इंडिया में हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का बज़ है इसे लेके?
देखिए, इंडिया में अभी इस बात पे काफी दिनों से चर्चा हो रही है। अब तो जैसे बता चुके हैं कि लेबर कोड में भी ये प्रस्ताव है, लेकिन अभी यूके के ये इम्प्लीमेंट करने से, 100 कंपनियां ने इम्प्लीमेंट करने से काफी चर्चा हो रही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट होता है तो सबको बहुत उत्साह रहता है। लेकिन जब हमने थोड़ा ज्यादा चर्चा किया दूसरे दूसरे ग्रुपों में, तो ये समझ में आया कि इंडिया में अभी 4 डे वीक से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कितने घंटे में काम कर सकता हूँ, मतलब मैं बीच में ब्रेक भी ले सकता हूँ, कुछ काम है तो करके वापस आ सकता हूँ, या तो कि हफ्ते के कौन से दिन मैं काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं किस जगह से काम करना चाहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम नियर बाय ऑफिस, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये चीजों के लिए एम्प्लॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया है। 4 दिन के वर्क एनवायरनमेंट में काफी दिक्कतें हैं। जैसे हमारा लेबर कोड में भी कहा गया है कि आप 4 दिन काम कीजिए, लेकिन इतने घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब आपको 40 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको आपका जो रूटीन है काफी चेंज होगा। हमारे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है, उनका रूटीन बहुत रहता है। सुबह उनको स्कूल में ड्रॉप करना होता है बच्चों को, या फिर खुद के एक्सरसाइज वगैरह होता है। लेकिन ये अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो आपके लिए उससे ज्यादा तो आपको ट्रैवल टाइम ही 2 घंटा लगता है आज के सिटियों में। तो शहरों में 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, तो आपका तो प्रोडक्टिविटी से ज्यादा आपको स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा इंडिया में। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। इसीलिए ज्यादा हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय कि कम दिन और ज्यादा छुट्टी, कम दिन काम और ज्यादा दिन छुट्टी, इसके बजाय। लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से भी। आप लोगों की बातचीत हुई होगी इंडस्ट्री में, वहां पे तो कहा जा रहा है कि रिसेशन का दौर है, वहां की टर्मोइल है, वहां की इकोनॉमी में, वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाह रहे होंगे कि ज्यादा काम हो, ज्यादा लोग काम करें। लेकिन ऐसी अनिश्चितताओं के बीच में भी बड़ा ओवरवेलमिंगली लोगों ने जो हाथों हाथ लिया इसको, 100 कंपनीज मान भी गई, लागू भी कर दिया और कह रहे हैं रिजल्ट भी अच्छा आया। तो क्या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ये आइडिया वहां पर एक तरह से जो सफल हुआ है, जो लोगों ने इसको वेल एक्सेप्ट किया है, इसके कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जो 4 डे वर्क वीक का जो वहां पे बात, जी हाँ, मुझे लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क कट गया, तो हम बातचीत वही कर रहे हैं। और ये उनका भी संपर्क वापस जब होगा तो उनसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जहाँ पर इकॉनमी को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने नहीं है, और आपने देखा वहाँ पर की राजनीति किस तरह से अस्थिर रही, वहाँ की इंडस्ट्री किस तरह से परेशान है, वहाँ पर महंगाई का क्या इशू है। ऐसे में वहाँ की इंडस्ट्री 4 डेज वर्क कल्चर को अपना रही है, क्योंकि इस तरह के रिवोल्यूशंस तो आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, लेकिन वो आते हैं जब सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। अब ऐसी अनिश्चितताओं के दौर में इतना बड़ा फैसला ले लेना, हालांकि इन 100 कंपनियों में अगर आप वर्कफोर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2600 के आसपास, 2500 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं, इस पूरे 4 डे वर्क इकोसिस्टम से। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा फैसला होता है किसी कंपनी के लिए कि वो इस तरह के अनिश्चितताओं के दौर में, ऑलमोस्ट मंदी का दौर कहा जा रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना बड़ा फैसला ले, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो समझ में आती है, जो अभी सुनील जी भी कह रहे थे, वो ये कि इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके जो हमारे जो वर्क कल्चर है हम लोगों का, उसमें हम लोगों के आने जाने के समय से लेकर दफ्तर तक पहुंचने का जो समय है, ट्रैफिक है, हम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं अपने परिवारों को लेकर, और जो जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप, हमारी जो फैमिली के साथ जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको देखते हुए ये थोड़ा सा प्रेफर कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये थोड़ा कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि सुनील जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, उनके साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी सुनील जी, तो आप ब्रिटेन के बारे में बता रहे थे, वहां पर इसको इतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कैसे किया गया? चलिए, लगता है उनसे संपर्क कट गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख, और इस खबर के बाद हम अगली खबर की ओर चलेंगे,
दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक एलन मस्क की हम बात करेंगे और आजकल वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है तब से एक तरफ इलॉन मस्क अलग अलग तरह के बदलाव करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्विटर की वजह से कई तरह के विवाद भी खड़े होते जा रहे हैं। पहले $8 को लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बहस करने के बाद अब इलॉन मस्क एप्पल से भिड़ गए हैं। दरअसल इलॉन मस्क ने एप्पल पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दी है। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके यह आरोप लगाया है। मस्क ने कहा है कि एप्पल ट्विटर को ब्लॉक करने के लिए हर तरह का दबाव डाल रहा है। इलॉन मस्क ने आरोप लगाया कि कंटेंट मॉडरेशन की मांग पर एप्पल ट्विटर पर दबाव डाल रहा है। मस्क का कहना है कि एप्पल ने ट्विटर पर ज्यादातर विज्ञापन देने बंद कर दिए हैं। उन्होंने एप्पल के विज्ञापन हटाने को अमेरिका में बोलने की आजादी के खिलाफ बताया। इलॉन मस्क के आरोपों पर एप्पल की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन एड स्टैंडर्ड फर्म पाथमेटिक्स के मुताबिक एप्पल ने ट्विटर विज्ञापनों पर खर्च कम कर दिया है और यह बात सच है। एप्पल ने 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच अनुमानित $1,31,000 खर्च किए। यह खर्च 16 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच हुए $2,20,000 के खर्च से काफी कम है। विशेषज्ञों की माने तो मस्क ने ट्विटर को खरीदने में एक बड़ी अमाउंट खर्च की है और अब उनकी कोशिश है कि वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। ज्यादा मुनाफा भुनाने के लिए मस्क फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मस्क की ये स्ट्रैटेजी गूगल और एप्पल को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से एप्पल और गूगल को अपने ऐप नियमों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। मस्क ने एप्पल और गूगल पर पिछले हफ्ते से ही धावा बोलना शुरू कर दिया था। मस्क ने ऐप स्टोर फीस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐप स्टोर को जो 15 से 30% फीस वसूलते हैं, ये इंटरनेट यूज करने के लिए ली जा रही फीस है। लेकिन एप्पल अकेली कंपनी नहीं है जिसने ट्विटर पर ऐड देना कम किया है। मस्क के हर दूसरे दिन बदलते नियमों को देखते हुए कई एडवर्टाइजर्स ने फिलहाल ट्विटर पर ऐड चलाने पर रोक लगा दिया है और दूसरी तरफ मस्क दावा कर रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर ट्विटर यूजर्स की संख्या 1 अरब हर महीने को पार कर सकती है। अब देखना यह होगा कि ट्विटर को ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने की ख्वाहिश रखने वाले मस्क कहीं टेक वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियों से जंग लड़ेंगे या फिर बीच का रास्ता निकालकर काम करने की कोशिश करेंगे। बड़ा दिलचस्प ये चर्चा है और सोशल मीडिया पर तो स्वाभाविक रूप से इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं, कई ओपिनियंस भी आ रहे हैं इस पे लोगों के। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं मास्टेक के फाउंडर और सीईओ अशांक देसाई सर के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है देसाई सर आपका हमारे शो पर। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे विवाद को, मस्क और एप्पल के बीच में जो टकराहट है? हालांकि वो बड़े वोकल हैं, मस्क कुछ छुपाते नहीं हैं, जो उनको लगता है कि उनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो बड़ा खुल के उसको कहते भी हैं। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं, देखिए, अभी कौन सी साइड करेक्ट है ये कहना तो मुश्किल है। बिल्कुल, मगर बात ऐसी है कि आज जो वोटर्स है, गूगल हो या एप्पल हो, नॉट वोटर्स की, उनके जो प्ले स्टोर है, उनका एक प्रिंसिपल रहता है कि जो कंटेंट उसका जो है वो उस पर उनको थोड़ा कंट्रोल चाहिए। समझिए ना। उनको लगता है कि कोई भी कंटेंट एक अलग तरह से आने लगे, जहाँ थोड़ा हेट हो, जहाँ कोई समथिंग व्हिच इज कंट्रोवर्शियल हो, तो वो कंटेंट मॉडरेशन टीम रहती है उनकी। वो कंटेंट मॉडरेशन टीम ट्राई करती है कि ये सब ऐसा न होने पाए। तो ये कंटेंट मॉडरेशन टीम जो है वो अभी एलन मस्क आने के बाद जरा मोर एक्टिव हो गई है ट्विटर पे। और आपको पता है कि ट्विटर जो है, ट्विटर की एंट्री जो है वो जो एप्पल का ऐप है और गूगल का ऐप है, वहां से होती है। तो उसमें वो कंट्रोल करने लगे तो मस्क को पसंद नहीं है। और वो जो है कंट्रोल की बात हो रही है, मस्क वांट्स कंप्लीट फ्रीडम एंड ही वांट्स टू काइंड ऑफ जो भी हो, जिसका भी अकाउंट बंद किया था वो उसने चालू कर दिया है। तो उसकी एक थियरी है डेमोक्रेटाइजेशन की। तो डेमोक्रेटाइजेशन की थियरी वर्सेस कंटेंट मॉडरेशन की थियरी,
ये दोनों का एक क्लैश है। ये थोड़ा ईगो क्लैश भी हो सकता है, ना नहीं मानता हूं मैं, एप्पल वर्सेस मस्क, मगर मुझे लगता है कि ये ज्यादा एक इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल लड़ाई है, और ईगो ईगो लड़ाई कम है, ऐसे बट सर मुझे तो लगता है। बट सर अगर देखा जाए, जैसे 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 दावे करते रहे हैं मस्क कि ट्विटर पर अब ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, ट्विटर पर ज्यादा लोग अब समय बिता रहे हैं, और यूजर बेस जो है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पहुंचने वाला है, और दिलचस्पी तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से मस्क आए हैं ट्विटर को लेकर, जो ट्विटर पर है उनमें तो दिलचस्पी बड़ी है, जो ट्विटर पर नहीं भी हैं वो भी गाए बगाए ट्विटर पर जाने की कोशिश करते हैं और खबरें लेते रहते हैं कि ट्विटर पर चल क्या रहा है, तो दिलचस्पी तो बड़ी है। ऐसे में क्या ये एप्पल के लिए अच्छा मौका नहीं था? अगर वो एडवर्टीजमेंट बढ़ाते तो शायद उनको ही अटेंशन एंगेजमेंट मिलता। ऐसे में अपना एड घटा देना, अभी कहा यही जा रहा है कि ज्यादा ईगो है, ये ईगो की लड़ाई ज्यादा है, ये कुक साहब वर्सेस मस्क साहब की। देखिए, जब जब आप गूगल ऐप हो, ट्विटर का या एप्पल का हो, जब आप एंट्री करते हैं तो उसका जो एंट्री है, अभी तो 25 मिलियन जैसे उनका नंबर है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं है, मगर करीबन 25 मिलियन जो एंट्री है ट्विटर की, वो सब वहां से ही होती है। 250 मिलियन, सॉरी। तो ये जो कंट्रोल एस्पेक्ट जो है वो चलता रहेगा ना। देखिए, अभी एप्पल एप्पल को क्या है, Apple wants to control the Play Store, their application store, and so is the Google. अभी गूगल की बात छोड़ दीजिए आप, ये तो एप्पल की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कल गूगल से भी ऐसी बात होने वाली है, शायद। देखना चाहिए कैसी होगी। तो मैं ईगो ज्यादा नहीं बात करना चाहता। मुझे तो लगता है, जैसे मैंने बोला, कि उनके जो प्रिंसिपल्स है प्ले स्टोर के, जो उसके जो स्टोर्स के जो प्रिंसिपल्स है वर्सेस मस्क के प्रिंसिपल है, इसमें क्लैश हो रहा है। और उसका पहले तो ट्विटर पहले से भी चालू था, ऐसी बात नहीं है कि ट्विटर अभी आया है। पहले क्यों नहीं हुआ ये, अभी क्यों होने लगा है? तो आप बोल सकते हैं कि ईगो इश्यू है, वो भी हो, उसका एक एंगल हो सकता है, मगर मुझे लगता है ये ज्यादा हाउ मस्क वांट्स टू ऑपरेट ट्विटर वर्सेस हाउ एप्पल वांट्स टू कंट्रोल द एप्लीकेशन दैट आर पासिंग थ्रू देयर एप्स। ये लड़ाई है ज्यादा, और एप्पल वो डाइल्यूट नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि कंटेंट मॉडरेशन की जो एक प्रिंसिपल है, वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये एप्पल मॉडरेट करने लगा तो उनको भी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये बिजनेस इश्यू है और ईगो इश्यू हो सकता है थोड़ा, मगर वो कम है, ऐसे मुझे तो लगता है। बिल्कुल सर। और अभी मैं देख रहा था जब हमारी बात चल रही थी, तो जो ट्विटर का जो ऑल टाइम यूसेज जो है वो बता रहे हैं ट्रम्प साहब, ये मस्क साहब बता रहे थे कि Q1 2018 में 336 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे उस समय, और अब इसमें 42% इसमें इजाफा वो बता रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ गया है। तो ये काफ़ी है, जो डेली एक्टिव यूज़र अकाउंट्स है, जो मंथली एक्टिव यूसेज है, वो 44% हायर है अब उस साइट पे। तो कुल मिला के बहुत बड़ा यूजर बेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि मस्क कह रहे हैं कि साहब वो और ज्यादा बढ़ रहा है, उनके आने के बाद जो है काफी चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन जो मस्क आरोप लगा रहे हैं सर, वो कितना गंभीर आप मानते हैं? एक एप्पल जिस पर आरोप ये लग रहा है कि वो चाहते हैं, वो अपने एप्पल स्टोर से ही ट्विटर को गायब कर देना चाहते हैं। तो अब जो भी है, ईगो की लड़ाई है या कारोबारी लिहाज से कुछ सोच रहे हैं ये लोग, लेकिन ये कितना आप गंभीर मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास ये अधिकार आ जाना कि वो दूसरे कंपनी को उसकी एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे? ये क्या ऐसा पॉसिबल है? यूएस लॉ में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, एग्जिस्टेंस का सवाल तो एप्पल खड़ा नहीं कर सकता है। आपने जो बात की 340 मिलियन की, वो 250 मिलियन था, अभी मस्क के आने के बाद 40% बढ़ गया, हो सकता है। तो ये दोनों आज सपोर्ट करते हैं ट्विटर को। तो ऐसे ऐसे बात नहीं है कि एप्पल ने कुछ बंद किया तो ट्विटर का प्रॉब्लम होगा जरूर, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, मगर ट्विटर का सर्वाइवल डजंट डिपेंड ओनली ऑन एप्पल। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन इट। समझिए कि नहीं आप? अभी तो मस्क बोल रहे हैं कि हम सब्सक्रिप्शन सर्विस करने वाले हैं, समझे आप?
ट्विटर की सब्सक्रिप्शन सर्विस करने वाले हैं, और जब सब्सक्रिप्शन सर्विस चालू होगी करीबन 5% और 5 से 7% लोग जो है 250 मिलियन के, यानी 12-13 मिलियन लोग सब्सक्राइब करेंगे फॉर सब्सक्रिप्शन सर्विस। जब ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विस आती है तभी आपको पेमेंट करना पड़ता है एप्पल या गूगल को, जिसके ऐप से ये एंट्री हो रही है। और एप्पल का 30% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 15% फॉर सेकंड ईयर, ऐसा कुछ मॉडल है। तो एप्पल का रेवेन्यू भी जो है वो इन पे डिपेंड है। ऐसी बात नहीं है कि एप्पल कैन कंप्लीटली फॉरगेट एंड कैन डू एनीथिंग दे वांट, ऐसी बात नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस चालू हो गई तो उसका इम्प्लीकेशन उनके रेवेन्यू की भी है। अभी एप्पल के ओवरऑल रेवेन्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ट्विटर के लाइसेंस से, मगर फिर भी उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करना ठीक है कि नहीं। तो ये जो एक लड़ाई चल रही है वो मेरे ख्याल से बिजनेस वैल्यू पे समाप्त होगी कि किसको लगेगा कि किसको किसकी ज्यादा जरूरत है। ये आपने सही बोला। ये अंततोगत पर यही देखना पड़ेगा कि किसको किसकी ज्यादा जरूरत है, और जिसकी जरूरत ज्यादा होगी तो शायद वो उतना ही कॉम्प्रोमाइज भी करेगा, वो अपने जो भी इंटेंशंस हैं उनमें उतना ही सैक्रिफाइस भी करेगा। तो देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है और क्या पता चलता है। मस्क को एप्पल की जरूरत ज्यादा है या एप्पल को ट्विटर की जरूरत ज्यादा है। दोनों तरफ का ये खेल है, देखना होगा कि ये सिर्फ कारोबारी लिहाज से ही है या ईगो के लिहाज से है या कुछ और इसके पीछे कहानी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बड़ा दिलचस्प मुद्दे पर आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। अब एक खबर मुंबई से, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। अदानी ग्रुप की रियल एस्टेट विंग अदानी रियल्टी ने इसके लिए 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अदानी के लिए डीएलएफ समूह ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी। 3 समूह बोली लगाने वाले थे, लेकिन कुल 2 ही समूह अदानी और डीएलएफ अंतिम बोली की दौड़ में पहुंच पाए और आखिर में अदानी ने ये बोली जीत ली। इस डेवलपमेंट पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक यादव। दीपक, क्या मतलब है इसका, अडानी को ये प्रोजेक्ट मिल जाने के क्या मायने हैं और एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है इस डील की? इसको अगर एक लाइन में खबर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आपने बताया 5069 करोड़ की बोली लगाकर अदानी रियल्टी ने बोली जीत ली है। आपको बताऊं पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 240 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो करीब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इस आधार पर अदानी ग्रुप को ये बोली मिली है कि आप सबसे ज्यादा पैसा पहली बार में कौन लगाएगा। तो अदानी ग्रुप ने 5069 करोड़ की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर 2025 करोड़ की बोली डीएलएफ ने लगाई थी, जो कि हार गई, एक तरह से नहीं आएंगे। एक और समूह था जो टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 20,000 करोड़ में ये बनेगा। दीपक, आपको बता दूं कि 2040 हेक्टेयर एरिया नोटिफाई किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें 17 साल में इस पूरी परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और 7 साल में करीब 56,000 परिवार ऐसे हैं जिनको रिहैब कराया जाएगा। और यहाँ से 7 साल में रिहैब का प्रोग्रेस रहेगा, लेकिन 17 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार किया जाएगा। गगनचुंबी इमारतें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होगा, स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। यानी अब जो धारावी हम देखते हैं, जो आपने स्लमडॉग मिलेनियर में देखी होगी, आपने तमाम पिक्चरों में देखी होगी, झुग्गी बस्तियां नजर आती हैं, वहां का अब कायाकल्प हो जाएगा और वो एक नई तरह का एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। और आपको बता दूं कि इसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया जाएगा, सरकार से बातचीत होगी और उसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए और इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स देने के लिए आपका शुक्रिया। नवंबर की शुरुआत में होलसेल के लिए ई रूपी का इस्तेमाल को शुरू करने के बाद अब आरबीआई रिटेल ग्राहकों के लिए भी इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। आरबीआई 1 दिसंबर से रिटेल के लिए डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। कैसे होगा ये पायलट लॉन्च और क्या है इसकी डिजिटल रूपी की डिटेल्स, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। देश के डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए आरबीआई डिजिटल रूपी लेकर आई है। नवंबर महीने की शुरुआत में आरबीआई ने डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यह प्रोजेक्ट होलसेल के लिए लॉन्च किया गया था।
अब ठीक 1 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर से रिटेल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। खुद आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। आरबीआई के मुताबिक 1 दिसंबर से ई-रूपी के रिटेल लॉन्च के लिए 8 बैंकों को चिन्हित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 4 बैंक शामिल होंगे। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। फिलहाल क्लोज्ड यूजर ग्रुप में रिटेल डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले बैंकों के वॉलेट के जरिए लेन देन होगा। लोगों के बीच आपस में और दुकानों पर भी रिटेल डिजिटल रुपए का लेन देन किया जाएगा। पहले चरण का पायलट प्रोजेक्ट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में लॉन्च होगा। दूसरे चरण में अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, शिमला समेत अन्य शहर इसमें शामिल होंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें दूसरे बैंक और शहर शामिल किए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजिटल रूपी क्या है और कैसे काम करेगा। दरअसल ई-रूपी आरबीआई की तरफ से जारी होने वाला लीगल टेंडर है। इसे आप कैश के बदले कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप डिजिटल वॉलेट में इसे स्टोर कर सकेंगे। ई-रूपी के 2 वर्जन होंगे, एक होलसेल के लिए तो दूसरा आम ग्राहकों के लिए। लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ई-रूपी को लाया गया है। ई-रूपी को आरबीआई ही जारी और रेगुलेट करेगा। ई-रूपी के कई फायदे होंगे। आपको फिजिकल नोट साथ लेकर चलने का झंझट नहीं होगा। ई-रूपी आधारित नए प्रोडक्ट्स आएंगे। लोगों को रिस्क फ्री वर्चुअल करेंसी मिल पाएगी और क्रिप्टो करेंसी जैसे भारी जोखिम और उठापटक से लोग बचे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप बात बात पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। आईसीएमआर ने एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें साफ कहा गया है कि गंभीर संक्रमण, निमोनिया जैसी बीमारियों में ही 5 से 8 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। इसके ज्यादा सेवन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे हर साल दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है। एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने की एक कारगर दवा, लेकिन अब ये बेअसर साबित हो रही है क्योंकि लोग हल्का बुखार होने पर भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ऐसे में आईसीएमआर ने एंटीबायोटिक को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। आईसीएमआर ने डॉक्टरों को भी सामान्य मामलों में मरीजों के लिए इन दवाओं को लिखने से परहेज करने को कहा है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि स्किन सेल से जुड़े इन्फेक्शन के मामलों में मरीज को 5 दिनों तक एंटीबायोटिक दी जा सकती है। वहीं अस्पताल में भर्ती निमोनिया के मरीज को 8 दिनों तक एंटीबायोटिक खाने की सलाह दी जा सकती है। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि बीमारी की गंभीरता की जांच होने के बाद ही एंटीबायोटिक की सही मात्रा देना चाहिए। दरअसल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रोकथाम और उसे खत्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन सामान्य इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करने से शरीर के गुड बैक्टीरिया बेजान हो जाते हैं, जबकि बीमारी वाले बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं, जो बाद में एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते। इस गाइडलाइन के आने की पीछे की वजह यह है कि आईसीएमआर ने पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक सर्वे किया था, जिसमें यह बात सामने आई कि भारत में बड़ी संख्या में रोगियों पर कुछ एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रहे हैं। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में पाया कि कोरोना के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के लोगों ने एंटी माइक्रोबियल दवाइयों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया। नतीजा ये रहा कि कई महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं। खासकर आईसीएमआर ने पाया कि आईसीयू में निमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कारगर दवा कार्बापेनेम्स अब उन मरीजों में असरदार नहीं रही जिन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं की ज्यादा डोज ली है। ये भी जानना जरूरी है कि कोई एंटीबायोटिक दवा ज्यादा समय तक लेने पर किडनी के अलावा लिवर पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो मुंह में छाले पड़ना, मोटापा, एलर्जी और टाइप 1 शुगर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक कतई नहीं लेनी चाहिए, वरना गंभीर संक्रमण होने पर यही दवा बॉडी पर बेअसर साबित हो सकती है और संक्रमण से जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। पहले चरण में
89 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ जैसी सीटों पर वोटिंग होगी। 19 जिलों में होने वाली वोटिंग में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 57 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। और जी मीडिया ग्राउंड से लोगों की बातें भी आप तक पहुंचा रहा है, खासतौर से कारोबारी सेक्टर में किस तरह की उम्मीदें हैं। इस चुनाव में कपड़ा कारोबारियों के साथ हमने बातचीत की और उनकी उम्मीदों की जानने की कोशिश की। हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने। इस वक्त मैं गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हूं और यह यहाँ का सबसे पुराना कपड़ा का बाजार है, कपड़े का मार्केट कहा जाता है। जिस मार्केट में मैं मौजूद हूं यह 62 साल पुरानी बाजार है और कॉटन फैब्रिक के लिए काफी मशहूर है। पूरे एशिया में इस बाजार की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो क्या सोच रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, व्यापारियों के मुद्दे क्या है, क्योंकि जी न्यूज की टीम हर तबके के पास पहुंच रही है। सबसे पहले जो यहाँ के व्यापारी संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरांग भगत, प्रेसिडेंट मस्कती महाजन एंड न्यू क्लॉथ मार्केट। गौरांग भाई, आपके हिसाब से व्यापारियों के लिए चुनाव में क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है? ये चुनाव के लिए हमने पहले भी कई ऐसे विषय चर्चा किया हुआ है, जिसमें 138 का एक प्रश्न आता है कि जो पोस्ट डेटेड चेक का जो रिटर्न हो जाता है तो उसके अंदर हमको न्याय बहुत जल्दी नहीं मिलता है। तो ये कलम का जो कायदा है वो एकदम कड़क से कड़क बनावे, इसीलिए हमने भारत सरकार को भी हमने रिक्वेस्ट की है और ये गुजरात सरकार को भी हमने रिक्वेस्ट की है। इसीलिए ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर पीयूष जी गोयल अपने टेक्सटाइल मंत्री इधर आए थे शनिवार को और हमने ये डिस्कस किया था। तो हमको संपूर्ण विश्वास है पीयूष जी की बातों से कि ये मुद्दा जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके हिसाब से व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए? व्यापारी के लिए अभी तो व्यापारी पिछले 25 साल से जब से भाजपा है बहुत प्रगति हुई है सब व्यापारियों की। पर अभी हमने लास्ट शनिवार को पीयूष गोयल आए थे इधर हमारे चैम्बर में, हमने रूबरू मीटिंग की है। उन्होंने हमारा एक प्रॉब्लम ये था कि इंश्योरेंस में जब भी क्लेम में जाती है फाइल, इंश्योरेंस पूरे 10-15 साल भरा, एक बार क्लेम आता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है। वो मानते नहीं है, काफ़ी चीज़ डॉक्यूमेंट वो सपोर्ट नहीं करते हैं अपने को। तो वो उन्होंने पूरा ध्यान दिया और आश्वासन भी दिया है कि ये इंश्योरेंस का जो क्लेम का मैटर है वो इजी कर देंगे। कोई बॉडी बीच में रहेगी, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बॉडी को अपने बात कर सके। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय पर सहमति बनी हुई है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों मर्जर पर सहमत हुए हैं। ये मर्जर मार्च 2024 तक पूरा होगा। इस मर्जर की पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। विस्तारा के एयर इंडिया में मर्जर का जो ऐलान किया गया है, ये बहुत लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरह का ऐलान हो सकता है, क्योंकि टाटा सन्स के एयर इंडिया खरीदने के बाद इस बात के कयास काफ़ी लगाए जा रहे थे कि आगे चलकर इस तरह का कुछ फैसला हो सकता है। तो सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ने और टाटा सन्स ने इस पर फैसला लिया है कि दोनों एयरलाइंस का मर्जर होगा। अब मर्जर होने के बाद जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसकी नई जो एंटिटी बनेगी मर्जर के बाद, उसमें करीब 25% हिस्सेदारी होगी और सिंगापुर एयरलाइंस 2058 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेगी अपनी इस हिस्सेदारी के लिए, 25% के आसपास की जो हिस्सेदारी उसके लिए। और भविष्य में जिस तरह से मर्जर के बाद जरूरत होगी पूंजी की, तो वो भी सिंगापुर एयरलाइंस इसमें और डालेगी। मर्जर के बाद जो है 218 करीब जहाजों का बेड़ा जो है कुल मिलाकर बनेगा, सब मिलाकर के। और अगर देखा जाए तो ये ऐसी एयरलाइन होगी जिसका एक अपना फर्स्ट क्लास सर्विस की अलग सुविधा होगी और साथ ही इसी एयरलाइन के अंदर जो लो कॉस्ट सर्विस है वो भी होगी। अगर एक तरह से आप देखें तो कुल मिलाकर 4 सर्विसेज हो जाएंगी मर्जर के बाद, जैसे कि एक विस्तारा होगा, इस विस्तारा का मर्जर, इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और फिर इसके अलावा एयर एशिया इंडिया जो थी उसका भी होगा। तो कुल मिलाकर 4 सर्विसेज के मर्जर वाली ये संस्था जो है बन जाएगी एयर इंडिया। और जो फायदा होगा वो फायदा इस तरह से होगा कि जो सारे जो रिसोर्स हैं वो एक साथ होंगे, साथ ही जो सिंगापुर एयरलाइंस की अपनी एक्सपर्टीज है, जो उनका अपना नेटवर्क है, उसका भी फायदा जो है एयर इंडिया को मिलने की उम्मीद की जा रही है।
उबर यात्री सुरक्षा के लिए निवेश बढ़ा रही है। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अलार्म जैसी व्यवस्था की जा रही है। देखिए उबर इंडिया साउथ एशिया के सेफ्टी ऑपरेशन के हेड सूरज नायर और कस्टमर एक्सपीरियंस मानसी चड्ढा से खास बातचीत। जब आप सड़क पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता आपको होती है अपने सुरक्षा की, और हमारे साथ हैं उबर के सेफ्टी हेड सूरज नायर। इनसे ही जानते हैं कि आखिर कैब में चलते दौरान किस तरह के सुरक्षा उपाय इन्होंने किए हैं ताकि यात्रियों को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर पुराना जो ऐप है या फिर पुराने जो मेजर्स आपने लिए हैं उससे और ज़्यादा क्या इन्हेंस किया आपने जो आप महसूस करा सकते हैं यात्रियों को ज़्यादा सुरक्षित? काफ़ी सारे फीचर्स हमने लॉन्च किए हैं, जैसे राइड चेक 3.0। इसके तहत क्या होता है कि अगर आपकी जो ट्रिप है वो बीच में कहीं पे अनएक्सपेक्टेडली एंड हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ट्रिप है वो ऑफ कोर्स चली जाए या अनएक्सपेक्टेड राउट पे चली जाए, तो उस सिचुएशन में हम राइडर्स को नोटिफिकेशन भेजते हैं, चेक करते हैं कि आप सही सलामत हो कि नहीं हो, और राइडर्स एक्शन ले सकते हैं। जैसे हमारे ऐप में जो इमरजेंसी बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं सेफ्टी लाइन के थ्रू और अपना जो भी ग्रीवेंस है वो बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी ग्रीवेंस है उसके बेसिस पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया राइड चेक। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं। अगर मैं सारे फीचर्स के बारे में बोलूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कार में बैठते हैं तो आगे वाले तो दोनों सीट बेल्ट लगाते हैं, एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन रियर सीट बेल्ट बहुत कम लोग लगाते हैं, या फिर कहिए तो कैब में तो कम से कम नहीं ही लगाते हैं। उस प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं आपने? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इनफैक्ट हमने एक ऑडियो सीट बेल्ट रिमाइंडर करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके बेसिस पे जैसे ही आप गाड़ी में घुसोगे और ट्रिप स्टार्ट होगी तो जो राइडर होगा उनको एक इन ऐप नोटिफिकेशन जाएगा जिन पे उनको समझाया जाएगा कि आपको रेयर सीट बेल्ट पहनना चाहिए। उसके साथ साथ जो ड्राइवर का फ़ोन है उस पर एक ऑडियो अलर्ट प्ले होगा जो कि बताएगा कि आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमें लगता है कि सीट बेल्ट यूसेज ज़्यादा होगा और उससे राइडर्स भी सुरक्षित रहेंगे। और आइए अब बात करते हैं बाजार की। शानदार तेजी के साथ भारतीय बाजार ने लगातार दूसरे दिन नए शिखर को छुआ। सेंसेक्स 177 अंकों की तेजी के साथ 62,681 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स 450 अंक उछलकर पहली बार 62,900 के करीब पहुंचा था, लेकिन वहां से हल्का फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी ने भी नया हाई छूते हुए 55 अंकों की तेजी दिखाई और 18,618 पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजारों से भी अच्छे संकेत थे और इसके दम पर भारतीय बाजार हरे निशान में खुले। दिन भर बढ़त के साथ कारोबार हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी रही। यूएस मार्केट के हाल भी देख लेते हैं। आप देखिए गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन्स में आप देखिए 33,811 के स्तर पर हल्की गिरावट के साथ डाउ जोन्स में कारोबार हो रहा है, और नैस्डैक को भी आप देखें तो वहां पे भी हल्की गिरावट 11,036 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी तरह से हल्की फुल्की गिरावट आप S&P में भी देख सकते हैं 3,960। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट फ्लैटिश सी हल्की गिरावट के साथ अमेरिकी बाजार काम कर रहे हैं। अगले साल सेंसेक्स 80,000 के लेवल को टच कर सकता है। जी हां, मॉर्गन स्टैनली को ऐसा क्यों लग रहा है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं नुपुर। बिल्कुल, बुल्स की तो जो तेज़ी है वो कंटिन्यू और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी यहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 80,000 का, वो भी अगले साल में दिसंबर 2023 में ये टारगेट उन्हें लगता है कि हो जाएगा। पर इस पर एक कंडीशन डाली है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले तीनों सिनेरियोज बता देती हूँ। बुल केस में उनका टारगेट है कि 80,000 निफ्टी सेंसेक्स जा सकता है दिसंबर 2023 तक। बेस केस उन्होंने लिया है 68,500 का, और मंदी अगर उन्हें लगती है अगर ऐसा होगा जिसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वो लेवल है 52,000 का। अब बुल केस की बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा कंडीशन उन्होंने रखा है कि अगर भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में डाल दिया जाएगा तो ये टारगेट अगले साल के दिसंबर तक पूरा होता उन्हें नजर आ रहा है, ऐसी उनकी उम्मीद है। और स्ट्रॉन्ग कमेंट आया था यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली के हेड है उनकी तरफ से भी। और अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में इसे डाला जाएगा तो आने वाले 12 महीनों में $20 अरब का इनफ्लो सेंसेक्स में आपको दिखेगा, और ये ऐसी उम्मीद है कि ये संभव होना
तय है कि अगर ये बॉन्ड इंडेक्स में आता है तो ये 20 अरब डॉलर का इनफ्लो संभव होगा। अब दो रीज़न उन्होंने दिए। कमोडिटी के प्राइसेस में हम देख रहे हैं लगातार गिरावट है, हमारे फेवर में होता है अगर ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो, और फर्टिलाइजर के दाम में भी काफ़ी गिरावट है, तो अर्निंग्स में भी सुधार होगा कंपनीज की बात करें तो। और अर्निंग्स जो कंपाउंडेड ग्रोथ है FY 22 to 23 जो आने वाले 2 साल में, वहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है 25% की ग्रोथ का, तो बुलिश सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेस केस की बात करें जहाँ पे 68,500 का टारगेट, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ सपोर्टिव रही और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर 2023 में स्पिल ओवर नहीं हुआ तो ये टारगेट अगले साल तक अचीव होना तय है। बेयर केस में उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, अगर कमोडिटी के प्राइसेस में अगर गिरावट नहीं होती और ये ऊंचे रहते हैं और रशिया यूक्रेन का वो कंटिन्यू होता है, साथ ही साथ जो RBI की पॉलिसी है वो टारगेट्स और US और यूरोप में जो रिसेशन चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, तो हो सकता है कि अगले साल आपको बेयर केस सिनेरियो देखने मिले। 52,000 का ये टारगेट है, काफ़ी डाउनग्रेडेड टारगेट है, और इसमें इसके जो चांसेस उन्होंने दिए वो सिर्फ 20% के, तो लीस्ट केस सिनेरियो बेयर केस का यहाँ पे बनता है। करंटली अगर हम देखें तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो 10 साल के एवरेज से काफ़ी ऊपर है, करीबन 630 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप है। फिलहाल निफ्टी वैल्यूएशन देखें तो 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। एक तरफ बाजार लाइफ हाई पर हैं तो दूसरी तरफ प्राइमरी मार्केट में भी जोरदार हलचल है। पिछले 10 सालों के IPOs पर एक शानदार रिसर्च लेकर आ रहे हैं अरमान नाहर। देखिए 2021 के रिकॉर्ड IPO के बाद 2022 भी एक रिकॉर्ड हो सकता है। हमने पिछले 10 साल का अगर कंपैरिजन करें तो 2022 तीसरा साल ऐसा हो सकता है IPO के हिसाब से जो काफी बड़ा हो सकता है, जिसमें अगर आप देखेंगे लगभग अगर 2021 की बात करें तो 65 कंपनियां अपने IPO लेके आई थी और लगभग इन्होंने 1.3 लाख करोड़ जो है वो IPO के जरिए जुटाया था। उसके पहले 2017 इतना बड़ा एक ईयर था जहां पर इतने ज्यादा IPO आए थे, लगभग 38 IPO के आसपास आए थे कंपनी और लगभग 75,000 करोड़ जो है इन्होंने IPO के जरिए जो जुटाया था। और अब 2022 पिछले 10 सालों का तीसरा बड़ा साल हो सकता है IPO के हिसाब से। 2022 में अभी तक अगर आप देखेंगे तो 36 कंपनियों के IPO आ चुके हैं और लगभग अगर 60,000 करोड़ के आसपास का जो है उन्होंने IPO से पैसा जुटाया है। अब अगर 2021 की अगर आप बात की जाए तो 2021 में ज्यादातर न्यू एज कंपनियां जो है उनके IPO आए थे और न्यू एज कंपनियों में उन्होंने लगभग 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ जो है वो जुटाए थे। वही अगर 2017 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, कई सारी बीमा कंपनियों के IPO आए थे, जिसमें जनरल इंश्योरेंस ले लीजिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस ले लीजिए, HDFC लाइफ ले लीजिए, और इन्होंने लगभग 45,000 करोड़ जुटाए थे। हालांकि अगर 2022 की अगर हम बात करें तो वो मिक्स सेट होता हुआ दिखा है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बीमा कंपनियों के साथ साथ जो न्यू एज कंपनी है वहां के IPO आए हैं। LIC का IPO आता हुआ दिखा आपको 21,000 करोड़ के आसपास का। वही डिलीवरी का जो न्यू एज कंपनी है उनका भी IPO आता हुआ दिखा जो 5,000 करोड़ के आसपास का है। उसी के साथ साथ अगर अब दिसंबर महीने की बात करें तो पिछले 10 साल में हर सिर्फ दिसंबर से दिसंबर की बात की जा रही है, ये जो दिसंबर महीना है वो हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा महीना हो सकता है दिसंबर के हिसाब से, जो IPO के हिसाब से बड़ा हो सकता है। कुल मिला के ये जो दिसंबर 2022 है वहां पर 5,000 करोड़ के जो है कंपनियां हैं जो IPO टोटल जो है वो आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर 2021 की बात करें जो कि सबसे बड़ा साल था, अगर पिछले साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल का जो दिसंबर 2021 था सबसे बड़ा महीना था। वहां पर लगभग 12 कंपनियां अपने IPO लेके आई थी और लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का जो IPO हुआ था, उसके हिसाब से ये दूसरा बड़ा दिसंबर का महीना हो सकता है पिछले 5 साल का जहां पर बड़े IPO आ सकते हैं। NPC यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बैठक में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि भारत को अपने ESG मानक तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि ESG यानी कि एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस रेटिंग के तरीके को और बेहतर बनाने पर काम जारी है। माधवीपुरी बुच ने कहा कि इंडस्ट्री को आगे जाकर ESG कंप्लायंट होना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे निवेश लाना आसान होगा, लागत में भी बचत होगी। Entire space of ESG, the way that it is evolving now in the context of investment and movement of global capital is relatively new, and new rules are being written as we speak. In this context, it is imperative that emerging markets like India, low-cost economies like India, have their own independent view of what ESG means to them.
चीन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोविड को लेकर चीनी सरकार की सख्त नीति से यहां के लोग परेशान हैं और विरोध प्रदर्शन सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि चीन के बाहर भी होने लगे हैं। कोरोना के खिलाफ सख्ती बरतने वाली चीनी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ के लोग, खासकर युवा, सड़कों पर उतर चुके हैं। बीजिंग से लेकर चीन के 13 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। अब चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने एंट्री ले ली है। अमेरिका ने भी चीन की जीरो कोविड नीति पर हो रहे विरोध को लेकर शी जिनपिंग पर तंज कसा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन की जीरो कोविड नीति के काम करने की संभावना नहीं है और इसकी पुष्टि वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन का ये गुस्सा अब सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों में पहुंच चुका है। लंदन में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग चीन से लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। चीन में कोरोना का दर्द लोगों से ज्यादा शी जिनपिंग को महसूस हो रहा है और जिनपिंग की पुलिस इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा जिनपिंग की कुर्सी के पैर उतने कमजोर होते चले जाएंगे। दरअसल जब से कोरोना का पता चला है तब से ज्यादातर वक्त चीन में लॉकडाउन या उस जैसी स्थिति बनी हुई है। चीन ने कोरोना से निपटने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस नीति के तहत लोगों की जबरदस्ती टेस्टिंग करना, लोगों को घर से ना निकलने देना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के सख्त लॉकडाउन से 66 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराजगी बढ़ रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के लिए कोविड के साथ यहाँ की चरमराती अर्थव्यवस्था भी जिम्मेदार है। चीन ने बहुत सारे देशों को कर्ज दिया है और ज्यादातर पैसा डूब गया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत कई प्रोजेक्ट कोलैप्स हो चुके हैं। चीन का करोड़ों रुपए निवेश में डूब गया है या डूब रहा है। इसकी वजह से चीन के बैंकों की हालत खराब है। चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। लोगों के पास अपने घर की EMI देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कई लोगों ने बैंकों को EMI देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 इसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।